सेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन के 10 प्रकार देखे और 10 प्रकार में से अभी हमने 6 प्रकार के प्रोनाउन की डिटेल में चर्चा कर ली है अपने पिछले सभी पार्ट में। और हमने उनसे संबंधित जितने भी रूल होते हैं जिन पर आधारित एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी हम साथ में देखते चल रहे हैं और उनसे संबंधित सभी रूल्स हम देखते हुए चल रहे हैं। आज हम 7वां प्रोनाउन देखेंगे। 7वां प्रोनाउन हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो वर्ड है हमारा, इसके नाम में जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हमारा जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में है। हम जानते हैं किसी भी वर्ड के हम सामान्यतः 4 जो फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं, उनको जानते हैं। जैसे ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है वर्ड का, और अगर हम इसको एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो यल वाई लगा लें, इसमें एडवर्ब फॉर्म बन गया इसका। और इसका वर्ब फॉर्म अगर हम देखें तो वर्ब फॉर्म ये रहा हमारा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हमारा क्या है, इसका वर्ब फॉर्म है। और रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा नाउन फॉर्म। हम दैनिक जीवन में किसी भी वर्ड के इन चारों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म जो है सामान्यतः सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम इन पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। यदि हम ध्यान दें तो इन चारों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म हम सुनते रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अगर इसके मीनिंग की, तो हम जो मीनिंग लेते हैं वो रिफ्लेक्ट जो वर्ब है हमारा, उसी से मीनिंग निकालते हैं। रिफ्लेक्ट जो वर्ब है इसका मतलब है किसी चीज़ का टर्न बैक होना। टर्न बैक मतलब वापस मुड़ करके जहाँ से चला था वहीं पे पहुँचना। इसका मतलब रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं प्रावर्तित होना। तो हमारा ये जो प्रोनाउन होने वाला है वो उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटी होगी कि वो ये काम कर रहा होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा देख लेते हैं, इसी आधार पे है कुछ क्या कहा जा रहा है। वह प्रोनाउन जिसके द्वारा बाय विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जिसके द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य टर्न बैक होकर के टर्न बैक हो जाता है वहाँ का, कहाँ पे, सब्जेक्ट पे ही। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है जिस प्रोनाउन के द्वारा, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होगा जो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जा रहा होगा उस कार्य का प्रभाव वापस वो वर्ड जो है वो उसी सब्जेक्ट पे लौटा देगा। ऐसा जो वर्ड हम लाने वाले हैं उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम एग्जांपल में देख लें, आई हर्ट। यदि मैं कहता आई हर्ट, इसका मतलब मैं हर्ट करता हूँ, मतलब मैं हानि पहुँचाता हूँ, या कह लो मैं किसी को चोट पहुँचाता हूँ या हर्ट करता हूँ किसी को। तो किसको हर्ट करता हूँ, देखिए हमने इसके बाद एक वर्ड लाया, हमें चाहिए इसके बाद एक कि भाई किसको हर्ट करता हूँ, चूँकि ये वर्ब हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हम इसको नहीं देते हैं तो अब भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है तो हम इस जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्रयोग हुआ है इसी का जो है रिफ्लेक्सिव केस जो है लगाएंगे हम यहाँ पे, जो घूम करके फिर से इसी को बताएगा। तो देखिए हमने क्या किया, एक नया वर्ड ले आए। हम एक नया वर्ड ले आए जो सब्जेक्ट ने इस वाक्य में जो कार्य किया था उस कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा था वो इस सब्जेक्ट ने उस प्रभाव को लौटा करके किसके ऊपर डाल दिया, सब्जेक्ट के ऊपर ही। तो देखिए यहाँ पे जो परिभाषा दी गई थी उसके अनुसार एकदम एग्जैक्ट परिभाषा यही थी कि एक ऐसा वर्ड, या हम कह लें एक ऐसा प्रोनाउन हम लाने वाले हैं, उसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहेंगे। एक ऐसा वर्ड जिसके द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, जैसे यहाँ सब्जेक्ट ने हर्ट करने का कार्य किया था, कार्य का जो प्रभाव है वो लौट करके किस पे, सब्जेक्ट पे ही डाल दिया जाए, ऐसा सब्जेक्ट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए ये किसके बदले में आया, ये इसी कह ले यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है उसी के बदले में आया हुआ है। या हम इसको और बेहतर रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन जो आया है किसके लिए आया है, ये किसी नाउन के लिए आया होगा। जैसे मैं यहाँ कहता मोहन
अगर मैं कहता मोहन हर्ट, तो देखिए मोहन हर्ट्स, यानी मोहन क्या करता है, चोट पहुंचाता है, किसी को हर्ट करता है। अब हम एक ऐसा, इसी मोहन के लिए एक ऐसा वर्ड लाना चाहते थे जो ये कहे कि क्या मोहन हर्ट करता है, तो हर्ट किसको करता है वो आना चाहिए भाई। ये चूँकि क्या, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वर्ब के माध्यम से, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए, उससे ऑब्जेक्ट हमारा प्रभावित होना चाहिए। तो हम जो ऑब्जेक्ट लाना चाहते थे वो ऐसा ऑब्जेक्ट लाना चाहते थे जो घूम करके फिर से किसको, सब्जेक्ट को ही बता दे, जो घूम करके सब्जेक्ट को ही बता दे। तो ऐसा वर्ड जब हमने ढूंढा तो क्या, ऐसी जो क्वालिटी है वो किसके पास है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पास ही है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का नाउन है, ये हम कह लें थर्ड पर्सन का। इसके लिए अगर हम लगाएं सब्जेक्टिव केस, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन वो लगेगा ही। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ, सॉरी रिफ्लेक्सिव केस हम रखेंगे हिमसेल्फ। तो देखिए हमने एक जो शब्द ले आया वो ले आया किसकी जगह पे, हम यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते थे, मोहन ने खुद को हानि पहुँचाई, हम कहना चाहते हानि पहुँची, हम कह लें मोहन खुद को हानि पहुँचाता है, हम ये कहना चाहते थे। अब हम जो यहाँ कहना चाहते थे, ये जो वर्ड आता वो घूम करके फिर मोहन को ही बताता, यानी मोहन के लिए ही हम एक शब्द ला रहे थे यहाँ पे। तो मोहन के लिए ही शब्द ले आ रहे थे, क्योंकि हम नाउन के लिए ही एक शब्द ले आते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि नाउन का दोबारा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम मोहन को फिर से नहीं रख सकते थे, तो हमें एक नया वर्ड लाना था। तो हमने एक ऐसा वर्ड लाया जो घूम करके फिर से सब्जेक्ट को बताया। ऐसे जो वर्ड है इसको प्रोनाउन कहते हैं, चूँकि ये नाउन की जगह पे आया है। तो ये प्रोनाउन चूँकि उसी सब्जेक्ट को दर्शा रहा है घूम करके, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के फिर से सब्जेक्ट पे आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से नाउन हमेशा ना करके क्या आएगा, इसका मतलब हमने ये जाना, अभी जो सेंटेंस हमने लिखा उसके माध्यम से ये जाना कि भाई नाउन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नाउन के लिए सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है उससे डिपेंड कर रहा है रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा। जैसे हमने यहाँ कहा मोहन हर्ट्स, तो मोहन के देखिए मोहन ये नाउन के हिसाब से नहीं, इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग हुआ इसके हिसाब से हमने हिमसेल्फ लगाया था, ना कि मोहन के। मोहन समझ लिए मोहन तो आएगा ही नहीं जब ही आ जाएगा। तो अब इस प्रोनाउन के लिए हमें अगर लगाना है घूम करके कौन बताया, तो इसी के हिसाब से चलेगा। तो ऐसे हमें प्रोनाउन मिलेंगे, जैसे आई मिला, आई हर्ट, तो आई के हिसाब से माई सेल्फ है, तो इसने घूम के बताया यही। ऐसे वी मिला हुआ है, वी का क्या होगा, वी का होगा आवर सेल्फ, ये होता है हमारा प्लूरल है ये, इसलिए वी ई एस लग करके इसका बनेगा रिफ्लेक्सिव केस। तो हो जाएगा वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्फ, यानी हमें अपना कार्य, देखिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, हमारा कार्य वी के हिसाब से आवर, हमें हमारा कार्य स्वयं करना चाहिए। तो घूम करके किसको बताया, इसी को। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन है या हम कह लें एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को वापस सब्जेक्ट पे ही लौटा देता है, सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है, सब्जेक्ट पे ही टर्न बैक कर देता है। ऐसा जो वर्ड है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट के ही बदले में आया रहता है, यानी ये कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहा है, आप कह लें यहाँ पे आने वाले नाउन को रिप्लेस कर रहा है या यहाँ आने वाले प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि ये प्रोनाउन यहाँ पे रहने वाले नाउन को पहले ही रिप्लेस कर चुका है, तो आप इनडायरेक्ट रूप में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नाउन प्रयोग हुआ होगा उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं भाई हमारा प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, तो हमें पता होना चाहिए इसने किस वाले नाउन को रिप्लेस किया है। ये जिस नाउन को रिप्लेस किया होता है उसी नाउन को रिफ्लेक्ट होकर के फिर से उसी को जो है बताता है ये। तो हमारा ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो साथ में हम देख लेते हैं, तब इससे जुड़ा हुआ जो नियम है उसे हम देखेंगे। हमारा अगला जो प्रोनाउन है वो है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन जो है ये हमारा इम्फैटिक जो वर्ब है, इम्फैटिक हमारा जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसके लिए जो वर्ब, इसका वर्ब फॉर्म होता है वो होता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इम्फेसाइज,
एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालना, दबाव डालना। यानी इसका मतलब है कि हम किसी नाउन या नाउन कह लें, या नाउन की जगह पे प्रयोग हो चुका एक प्रोनाउन है, हम कह लें किसी नाउन को हम जोर दे करके कुछ कहना चाहते हैं। मतलब हम किसी नाउन पे जोर दे करके उसी नाउन के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या नाउन पे ही जोर देना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए जो आएगा, जो वर्ड आएगा, जोर देने के लिए जो वर्ड आएगा वो इसी नाउन के लिए आएगा कि इसी नाउन पे जोर देने के लिए भाई उस नाउन का नाम ना लेकर के हम उसके लिए एक नया वर्ड ला रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो है जोर देने के लिए जो हमारा वर्ड आने वाला है वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमने बात की, इस बात को आपको ध्यान से समझना है, हमने बात की अभी कि नाउन के लिए। अगर नाउन के लिए हम कह रहे हैं तो नाउन के लिए क्या होता है, नाउन के लिए हम नाउन को हटा करके उसी का प्रोनाउन भी रख सकते हैं। तो अब वो जो हम जो कह रहे थे अभी नाउन के लिए एक वर्ड हम ला रहे हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, अब कह सकते हैं प्रोनाउन के लिए ला रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें, मोहन बात करें, अगर कह चलना चाहता हूँ मोहन पर में जो जोर देना है, मोहन ने ही ये काम किया था। देखिए हमने जोर दिया, मोहन ही ये काम करता है, हम कहते हैं अगर, तो देखिए मोहन पर जोर देने के लिए मोहन ही, जो हम ही शब्द ला रहे हैं हिंदी में, ये क्या है, ये मोहन पे जोर दे रहा है। अब हम कह रहे हैं यही चीज़ कह रहे हैं, जो मोहन ही जो हम कह रहे हैं, या हम ही को छोड़िए, हम कह लें मोहन स्वयं ही, तो हमने जो स्वयं ले आया तो ये मोहन को घूम करके ये भी बता रहा है, देखिए, लेकिन ये एम्फेसाइज कर रहा है मोहन को। ये आराम से नहीं बोला जा रहा है कि मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये नहीं कहा जा रहा है। हम कह लें मोहन स्वयं ही ये करता है, तो ये जोर देने के लिए, ये आपको दिखेगा कि एकदम कि मतलब हिंदी में या इंग्लिश में कहें तो इसका रूप वैसा ही होगा जैसा रिफ्लेक्सिव का है, रिफ्लेक्सिव वाला फॉर्म ही प्रयोग होगा, लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से ये एम्फेसाइज कर रहा है। और अगर आराम से हम कहेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को ही बता रहा होगा, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव केस होगा। तो अगर हमने कहा कि अगर मोहन स्वयं ही ये कार्य करता है, हम कह रहे हैं, तो मोहन की जगह हम एक प्रोनाउन भी ला सकते थे कि वह ही कर सकते थे, कि वह स्वयं अपना ये कार्य करता है। तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें, तो प्रोनाउन मतलब एक नाउन ही, जो किसी नाउन के लिए आया हुआ है। यानी किसी हम अभी हमने जो अपनी लैंग्वेज रखी थी कि किसी नाउन पे जोर डालने के लिए जो वर्ड लाते हैं उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब हम यही बदल कर कह दे रहे हैं कि किसी प्रोनाउन के लिए जो हम वर्ड लाते हैं जोर डालने के लिए इस प्रोनाउन पे, उस वर्ड को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्योंकि जिस प्रोनाउन पे हम जोर डालने के लिए ला रहे हैं नया वर्ड, वो प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया हुआ है, तो इनडायरेक्ट रूप में हम जो वर्ड जोर डालने के लिए ला रहे हैं, एम्फेसाइज करने के लिए ला रहे हैं, वो नाउन के बदले ही आ रहा है। जैसे यहाँ मैं कहूँ, देखिए आई माई सेल्फ एम, देखिए आई के हिसाब से एम लग रहा है यहाँ, आई माई सेल्फ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून हमारा एक नाउन है जिसका मतलब दुर्भाग्य। अब ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, यानी मैं कहना चाहता हूँ मैं खुद ही कह लीजिए, इसके माध्यम से देखिए इस पर जोर डाला जा रहा है। मैं स्वयं कह लूँ, मैं स्वयं मेरे दुर्भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसने ये देखिए जो हमारा ये दिख तो रहा है कैसा, रिफ्लेक्सिव केस की तरह दिख रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करने का कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर कार्य करे। ये यहाँ पे सब्जेक्ट पे हमारे एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है कि मैं स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे दुर्भाग्य के लिए। तो ऐसे ही देखिए ये है वी आवरसेल्व्स। देखिए ज़्यादातर क्या होगा, इसका प्रयोग तुरंत हो जाएगा, यानी जिस प्रोनाउन या नाउन के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, जिस पे जोर डालने के लिए जिस प्रोनाउन या नाउन पे, उसके ठीक बगल में ये प्रयोग हो जाया करेगा। जैसे बी आवरसेल्व्स आर मेकर ऑफ आवर फॉर्च्यून, यानी हम स्वयं ही हमारे भाग्य के मेकर्स हैं। देखिए हमारे भाग्य के मेकर्स यानी निर्माता, यानी हम कहना चाहते हैं हम हमारे भाग्य के निर्माता स्वयं ही हैं, या कह लें हम स्वयं ही हम स्वयं हमारे भाग्य के निर्माता हैं। तो इस तरीके से ये देखिए क्या कर रहा है, इस पे एम्फेसाइज कर रहा है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन को आप थोड़ा इस तरीके से पहचान सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है, जिस प्रोनाउन के लिए आता है उसके ठीक, या जिस नाउन के लिए आता है उसके ठीक बगल में लग जाता है ऐसा। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, यानी राज करेगा या
राज विल डू, देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल के साथ डू फर्स्ट फॉर्म लगी है, राज विल डू इट, यानी राज यह करेगा फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, यानी मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ये क्या आया है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस आ रहा है, जबकि हम जानते हैं हमने ये अपने पहले भी ये रूल पढ़ चुके हैं। हम ध्यान में हमें रखना है, हर रूल को ध्यान में रखना है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे, जो है पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित हमने बात किया था। जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा किसी प्रीपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है, ना कि रिफ्लेक्सिव केस। यहाँ हमने ये सेंटेंस इसीलिए डाल दिया था कि आपको ये रूल याद है कि नहीं याद है। देखिए तो फॉर के बाद क्या होगा, फॉर मी होगा, ना कि माई सेल्फ होगा। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा प्रोनाउन आता है वो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ हम कोई ना जोर देने का ना रिफ्लेक्ट करने का कोई कार्य नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं राम यह करेगा मेरे लिए और मेरे सिस्टर के लिए, तो ये हो जाएगा दिस। अब हमने देख लिया है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जो है एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लग रहा है, वाक्य के लास्ट में लग रहा है, वाक्य के लास्ट में लग रहा है। लेकिन हमारा जो एम्फैटिक प्रोनाउन है वो जिस प्रोनाउन या नाउन के लिए आ रहा है उसके ठीक बगल में लग रहा है ऐसे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसके लिए जो है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इन पे जो है उनसे संबंधित रूल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है क्या, माई सेल्फ, यहाँ पे है माई सेल्फ हैज़ डन द वर्क। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव केस हमारा सब्जेक्ट बन गया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब वर्ब लग रही है। तो देखिए रूल ये है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब इस वाक्य को हम सही कैसे करेंगे, ये बात आती है कि भाई अगर ये हमारा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये अगर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हो सकता है। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट से संबंधित रूल। अब देखिए ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है तो हमें क्या लगाना होगा, या तो इसे हटा दें और हम लगाएं इसका सब्जेक्टिव केस आई लगा लें, तो आई के बाद ये हैज़ ना होकर के हैव हो जाएगा, या तो ये चेंज कर लें आई हैव डन द वर्क, यानी मैंने वह कार्य किया है। अब या मैं क्या करूँ इसे, या मुझे दोनों चीज़ें कहना, मैंने स्वयं ही, अभी मैंने पढ़ा ना कि भाई क्या है, अगर मुझे एम्फैटिक प्रोनाउन इसको रखना ही एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में, इसके पहले आई लगा लूँ, आई माई सेल्फ, फिर भी ये हैव ही होगा, हैव, आई माई सेल्फ हैव डन द वर्क अगर मैं कर दूँ तो ये क्या है, अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन जैसा कार्य करने लगेगा और हो जाएगा कि मैंने स्वयं ही वह कार्य किया है। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ हम कर सकते हैं हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्च्यून, यानी अब हम ये कहना चाहते हैं, अगर मैं इसे हटा करके ही कर देता हूँ, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्च्यून, तो हो जाएगा वह अपने दुर्भाग्य के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। या हम कहना चाहते हैं, स्वयं भी रखना चाहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन भी लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के ही के बाद तब इज लगा लेंगे, ये पूरा रहेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारी और सब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम अगला रूल, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे हम, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझेंगे क्योंकि इस पर आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ हमारे शब्द नहीं है, ये कुछ वर्ब है हमारे, ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ब हैं जिनके बाद जो है, कुछ वर्ब हैं जिनके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही आवश्यक होता है और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसके पहले हम चर्चा कर लें, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने वर्ब का कुछ वर्ब के बारे में देखा था ताकि हम जो है सेंटेंस को कायदे से समझ पाएँ, इसलिए वर्ब को कुछ हमने वर्ब के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। वो हमने शुरुआत में आपको बताया था जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहे थे, क्लाज का स्ट्रक्चर बता रहे थे, तब हमने आपको वहाँ पे वर्ब के बारे में कुछ बताया था, उनको हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बाकी हम वर्ब के चैप्टर में डिटेल में वर्ब की चर्चा करेंगे। अभी वर्ब के बारे में हमने ये जाना था कि वर्ब जो होता है हमारा, उससे हम एक दो भाग में बांट लेते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई राम रीड्स अ बुक,
प्रेजेंट में ही आप देख सकते हैं राम रीड्स अ बुक हमने कहा। तो देखिए राम रीड्स है, राम लगाया तो हमने ये क्या किया, रीड्स कर लिया, यानी यस लगा लिया। वर्ब में यस या यस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। अगर यहीं पे राम की जगह हम क्या कर दें, बॉयस कर दें, तब कुछ ना लगाते, हम यहाँ पे क्या करते ये। तो देखिए जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट रखा तो वर्ब अलग थी, प्लूरल सब्जेक्ट रखा तो क्या हुई, वर्ब अलग हो गई। तो ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के आधार पे चल रही है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही है, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, ऐसी वर्ब कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमने पढ़ा था, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, इसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फिर अब हम आगे नॉन फाइनाइट वर्ब पे। नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो उससे प्रभावित ही नहीं होती है, यानी वो दोनों के साथ एक ही रूप में बनी रहती है हमेशा, यानी उस पर जो है सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रूप में हमने दो को इम्पॉर्टेंस दी थी, एक था हमारा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और हमने फिर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी थी जिसको हमने कहा था ये जीरंड फॉर्म है, वर्ब का जीरंड फॉर्म। और हमने जब क्लाज की चर्चा करें तो हमने डिटेल में चर्चा की थी कि भाई हमारा जो एक क्लाज का निर्माण होता है उसमें कम से कम क्या उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, यानी अगर एक ही क्लाज है तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगी हमारी, और अगर उस क्लाज में हम एक से अधिक वर्ब ले आते हैं तो एक फाइनाइट के वर्ब के बाद अगली वर्ब जो होगी वो या तो इन्फिनिटिव में रूप में होगी या जीरंड में रूप में होगी, अगर वर्ब का काम कर रही होगी तो। बाकी हम ये भी जानते हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का कार्य कर जाती है, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगी। ऐसे ही वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो क्या होती है, वो भी एक एडजेक्टिव होती है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होती है वो भी एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो हमें एक ही क्लाज में दिख सकते हैं, इन सब की हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप जो है पीछे जा कर के देख सकते हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं भाई कि अब हमने देख लिया फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो हमारे वर्ब से प्रभावित नहीं होती है। जो हमारी अब फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी जो है ये ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मांगती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, यानी ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये हमारी जो फाइनाइट वर्ब है ये दोनों प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव भी होती है, इनट्रांजिटिव भी होती है। बस ये क्या है कि जो सब्जेक्ट मांग रही है वो ट्रांजिटिव है, जो नहीं मांग रही हो वो इनट्रांजिटिव है। ऐसे ही हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो सकती है। अगर वो अगर वो ऑब्जेक्ट मांगती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अगर नहीं मांगती है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो हमें यही ध्यान देना है, इसमें उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग होने वाला है, यानी ये ऐसी वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जब प्रयोग होती हैं हम। अच्छा ये आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है एग्जैक्टली, कुछ ही वर्ब ऐसी एग्जैक्टली हैं। ज़्यादातर वर्ब ऐसी हैं कि वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों रूपों में प्रयोग की जा सकती हैं। ज़्यादातर वर्ब ऐसे हैं। जब ज़्यादातर ऐसे वर्ब हैं तो हमारी समस्या आती है कि भाई हम कहाँ पकड़ पाएंगे कि भाई ये ट्रांजिटिव अब काम कर रही है या इनट्रांजिटिव काम कर रही है। तो हमें जो अपवाद होते हैं अपवाद के रूप में उसे ही पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ जो वर्ब लिखे हुए हैं ये जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग होंगी तो इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब यहाँ समस्या क्रिएट होती है, तब हम वही पढ़ने वाले हैं। अगर इनको ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो हम क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस देखिए, सी अवेल्ड। अवेल का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। अवेल का मतलब हम देखते हैं, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना या लाभ पहुंचाना। अब लाभ किसी अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर का लाभ उठाया जाएगा। देखिए क्या है, ये अवसर का है, किसी अवसर का लाभ पहुंचाया जाएगा या किसी मौका अवसर, इन्हीं का क्या होगा, इनका लाभ उठाना या लाभ पहुंचाना। तो अवेल्ड, अब ये पास्ट इंफिनिट टेंस है। सी अवेल्ड यानी उसने क्या किया था, लाभ उठाया था अवसर का, या कह ले लाभ पहुंचाया था। अब पहुंचाया था लेकिन किसको पहुंचाया था, क्योंकि ये क्या है,
ये हमारे हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी जो ये नाउन आया है ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमने जब ट्रांजिटिव वर्ब की बात की थी तो डिटेल में चर्चा की है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहली बात तो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे हम करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट करके। जैसे हम यहाँ कहें क्या लाभ उठाया था, जो आंसर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर जैसे हम कहें किसको लाभ पहुँचाया था, हुम करके क्वेश्चन करें किसको लाभ पहुँचाया था, तब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट और वो ठीक ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद ही रहेगा। हम देख रहे हैं यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद क्या आ जा रहा है, एक प्रीपोजिशन आ जा रहा है ऑफ। तो ऑफ प्रीपोजिशन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन हो सकता है या नाउन की जगह प्रयोग होने वाला प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा है सर, जबकि हमें इस सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हम कह रहे हैं उसने लाभ पहुँचाया था। तो लाभ पहुँचाया था, किसको लाभ पहुँचाया था, ये होना चाहिए हमारा किसको पहुँचाया था। तो यहाँ पे जब कोई नहीं अवेलेबल है तो मतलब ये सेंटेंस अभी गलत है जब तक हम यहाँ ऑब्जेक्ट ना दे दें। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर दिया ही नहीं गया है कि उसने मोहन को लाभ पहुँचाया था या रमेश को लाभ पहुँचाया था, भाई अगर हमारे पास जिसको लाभ पहुँचाया था वो नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसको सही करने का। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई उसने जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अवसर था, उसका लाभ खुद को ही पहुँचा लिया था। हम कह लें भाई हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं उसने खुद को लाभ ये पहुँचा लिया था। तो खुद को लाभ पहुँचाने का मतलब क्या है कि भाई इसका रिफ्लेक्सिव केस हम प्रयोग कर लें। अच्छा, रिफ्लेक्सिव केस प्रयोग करने पर हमें दिक्कत भी नहीं हो रही है। देखिए क्या कि वो हम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले आए, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से ही हर सेल्फ रख लिया। सी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, और इस प्रोनाउन ने घूम करके फिर इसी को बता दिया। तो यहाँ पे हुआ भी नहीं कि किसी दूसरे को लाभ पहुँचाया। भाई अगर हम कह रहे हैं उसने लाभ पहुँचाया था, उसने उस अवसर का लाभ पहुँचाया था, या हम कह लें उसने उस अवसर का लाभ उठाया था। अब भाई अगर स्वयं अगर उठा रहा है तो हम कहेंगे उसने स्वयं, अब तब एसेंस बन जाता है उसने उस अवसर का लाभ उठाया था। बाकी अगर किसी और को पहुँचाता हम कहते हैं उसने अवसर का लाभ पहुँचाया था किसी को। तो अब ये हर सेल्फ लगने से क्या हो गया, ये दोनों बातें हमारी कंप्लीट हो गई। एक प्रोनाउन आ गया जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है विल के बाद, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा ये घूम करके फिर से इसी को बता भी दिया, और कोई पर्सन नहीं आया कि यहाँ पे अर्थ जो है हमारा बदल गया। तो हमारे सेंटेंस का अर्थ वही रहा कि हम कहना चाहते थे कि उसने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ स्वयं को पहुँचाया था, या हम कह लें अब ये सेंस बन जाता है कि उसने उस अवसर का लाभ उठाया था, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आप जो है कि ये ऐसी वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में रहेंगी। अगर इनको ऑब्जेक्ट नहीं है तो रूल यही है हमारा, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनके बाद आप जो सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग कर लेंगे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दोनों काम बन जाएगा, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और वो प्रोनाउन घूम करके उसी सब्जेक्ट को बता देगा, जिससे अर्थ भी नहीं बदलेगा, यानी वो कार्य उसी सब्जेक्ट के लिए ही हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे हम कहते हैं वाई डिड यू एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज स्टडी। अब कह रहे हैं हम कि मतलब तुमने एब्सेंट यानी तुमने अनुपस्थित क्यों किया था, या हम कह लें तुमने कल कॉलेज से अनुपस्थित क्यों किया था। अब किसको किया था, स्वयं को किया था हम कह लें। अगर स्वयं को कहते हैं, देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। भाई एब्सेंट किसको किया था, अनुपस्थित करना यहाँ पे हो गया, अनुपस्थित करना हो गया, तो क्या हो गया, अब देखो अनुपस्थित करना, तुमने अनुपस्थित किया था। अच्छा एक बात अभी हम जानेंगे, अगर आप सोच रहे होंगे आप बार बार हम यहाँ पे अनुपस्थित करना क्यों कह रहे हैं, अनुपस्थित होना भी तो कह सकते हैं। देखिए अनुपस्थित होना अगर हम कह लें, या इसने कह लें उसने ये, हाँ हम कह दें उसको लाभ पहुँचाया गया था अगर हम कह दें, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पैसिव केस में। अभी जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो एक्टिव और पैसिव होने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन प्रयोग किया जा रहा है जो प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है, यदि वो वाक्य में कार्य करता रहेगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे बैठ के कार्य खुद करता रहेगा, यानी वर्ब के माध्यम से उसे कार्य करता हुआ दिखाया जाएगा,
तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा हुआ नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कार्य नहीं करता रहता है, उसके लिए कार्य किया जा रहा होता है, तो हम उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, पैसिव में कहते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय रहता है, तब वो कार्य करता नहीं रहता है, उसके लिए कार्य किया जा रहा होता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसे लाभ पहुँचाया गया था, अगर आपने पढ़ा उसे लाभ पहुँचाया गया था, तो देखिए ये अवेल का मतलब आपने क्या कर दिया कि भाई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, जो सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कार्य कर नहीं रहा है, अब उसे लाभ पहुँचाया जा रहा है, तो लाभ दूसरा कोई उसे पहुँचा रहा है, तब आपने इसे पैसिव बना दिया। लेकिन हम क्या करें, हम अगर एक्टिव इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अवेल का मतलब है लाभ, क्या, अब ये खुद लाभ पहुंचाएगा किसी को, तो जब ये खुद पहुंचाएगा तो ये एक्टिव होगा, तो हम कहेंगे उसने लाभ पहुंचाया था, उसने लाभ पहुंचाया था, तो अब ऑब्जेक्ट चाहिए किसको पहुंचाया था। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तभी ये समझ पाएंगे जो चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ कहेंगे, अगर ऐसे कहेंगे कि आप यहाँ अगर समझना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे कि उसने मतलब वो कॉलेज से कल अनुपस्थित था, आप कहेंगे, यानी कि अनुपस्थित था कहने का मतलब आप कह रहे हैं उसने वो मतलब वो अनुपस्थित किया गया था। अनुपस्थित था मतलब वो अनुपस्थित किया गया था, किसी ने उसे अनुपस्थित किया था, तब आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति है उससे वर्ब के माध्यम से हम काम करवाने का प्रयास करेंगे, तब हम कहेंगे उसने अनुपस्थित किया था। अगर उसने अनुपस्थित किया था तो किसको किया था, अब ये वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट मांगने लगा। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तभी आप यहाँ पे पकड़ पाएंगे कि उसने अनुपस्थित किया था, तो अब किसको किया था, अब किसको किया था ये चाहिए, तो हमें एब्सेंट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। हमें जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जबकि इसके बाद हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमारा ऑब्जेक्ट होता नहीं है। अब अगर इसके बाद नाउन आता है, जैसे कॉलेज नाउन आया है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता हमारा, चूँकि ऑब्जेक्ट हमारे ठीक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होनी चाहिए। तो अब यहाँ इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, यू के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसी सब्जेक्ट का जो है रिफ्लेक्सिव केस रख लें, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट वाला काम भी पूरा हो जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाए, और वो ऑब्जेक्ट जो है घूम करके हमारे सब्जेक्ट को ही दर्शाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा उसने स्वयं को अनुपस्थित किया था। अब जब हम यहाँ पे लगा लेते हैं यू एब्सेंट योरसेल्फ, अगर हमने कर लिया यू एब्सेंट योरसेल्फ कर लिया, तो देखिए अब इसका अब अर्थ भी आप अलग पढ़ सकते हैं कि मतलब उसने क्या, वो कल कॉलेज से अनुपस्थित था। अब ये कह करके काम चला लेते हैं इसी का, लेकिन एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या, उसने स्वयं को कल कॉलेज से अनुपस्थित किया था, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्टिव दिखाना पड़ेगा सब्जेक्ट को। ऐसे है कि यू शुड एग्जर्ट, यू शुड एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब क्या है यहाँ पे, एग्जर्ट का मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर क्या करना है। अच्छा, ये आपको एग्जर्ट का मतलब है कि कोई इफ़र्ट करना, कैसा इफ़र्ट, फिजिकल, कोई बड़ा फिजिकल इफ़र्ट, या कोई फिजिकल मतलब कोई शारीरिक या कोई मानसिक प्रयास करना, कोई बड़ा मानसिक या कोई बड़ा शारीरिक प्रयास करना, इसका मतलब है। अब देखिए क्या है ये, यू शुड एग्जर्ट यानी तुम्हें करना चाहिए, इतने का मतलब है तुम्हें कोई बड़ा शारीरिक प्रयास करना चाहिए या कोई बड़ा मानसिक प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और किसके ऊपर करना चाहिए, देखिए योरसेल्फ यानी अपने से करना चाहिए, ठीक है, खुद से करना चाहिए। तो ये इसको इसी को रिप्लेस करके दिखाएगा टू अराइव अर्ली, आने के लिए। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, कि मतलब तुम्हें ये क्या, टू अराइव। अभी इस सेंटेंस में अभी हम बात कर रहे थे इंट्रांजिटिव वर्ब की, देखिए एक हमारी हो गई, आप कह लें ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, एग्जर्ट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि सेम क्लास में आ रही है, क्योंकि ये क्या है, आप देखिए इन्फिनिटिव रूप में आ रही है। यहाँ हम कहना चाहते हैं तुम्हें जल्दी आने, ये जल्दी आना हो गया, जल्दी आने के लिए स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। अब ये प्रेरित करना चाहिए तो किसको प्रेरित करना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है हमारा, तो यहाँ हमें लगाना पड़ा स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं, सी डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है यहाँ पे जो, जैसे सी डिस्टिंग्विश्ड हरसेल्फ बाई हर करेज, करेज मतलब हो गया यहाँ साहस या नाउन हो गया हमारा। अगर डिस्टिंग्विश के बाद हम, अगर डिस्टिंग्विश के बाद जो है हम हरसेल्फ ना रखते मान लीजिए, तो ये प्रीपोजिशन आ जाता, प्रीपोजिशन हमारा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या होता है डिस्टिंग्विश का, डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है
कोई चीज़ करना इतनी अच्छी तरीके से कि लोग उसे नोटिस करने लगें या तुम्हारी प्रशंसा करने लगें। यानी कि कोई चीज़ इतनी अच्छी तरीके से करना कि लोग उसे नोटिस करने लगें और तुम्हारी प्रशंसा करने लगें। जैसे सी डिस्टिंग्विश्ड, यानी उसने लोगों को, क्या कह लें हम इसके लिए, उसने लोगों को अपने आप को नोटिस करा दिया था, हम कह रहे हैं। तो उसने, हम कह रहे हैं उसने अपने आप को एकदम अलग दिखा दिया था, उसने अपने आप को नोटिस कराया था। तो उसने नोटिस कराया था, हम कह रहे हैं। तो किसको कराया था भाई, होना चाहिए। यानी उसने खुद को नोटिस कराया था, किसके, अपने करेज, अपने साहस के माध्यम से, अपने साहस के द्वारा उसने अपना जो साहस दिखाया था उसके द्वारा उसने स्वयं को नोटिस कराया था। ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप एक्टिव में ले करके इन सब को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग है। ऐसा अगला सेंटेंस है, अब हम जल्दी में पढ़ लेते हैं, अब इतना एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे इफ़ ही इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, यदि उसे, अब देखिए पैसिव वॉइस है यहाँ पे, तो हम कैसे पढ़ेंगे अब ये एक्टिव नहीं पढ़ेंगे। इफ़ ही इज अपॉइंटेड यानी यदि उसे नियुक्त किया जाता है। अब ये देखो, ये खुद नहीं करता है, नहीं तो हम एक्टिव होते तो पढ़ते, यदि वह नियुक्त करता है हम पढ़ते। अब पढ़ रहे हैं यदि उसे नियुक्त किया जाता है टू दी पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, यानी यदि उसे टाइपिस्ट के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है तो ही विल एक्विट, ये वह क्या करेगा, वो त्याग देगा, छोड़ देगा। ही विल एक्विट हिमसेल्फ वेल, यानी वो अपने आप को क्या करेगा, अच्छा छोड़ देगा। अच्छा छोड़ देगा मतलब क्या है, ही विल एक्विट हिमसेल्फ वेल, यानी अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, यहाँ का सेंस है। तो यहाँ ही विल एक्विट यानी वो अपने आप को, वो मतलब मुक्त महसूस करेगा। किसको, अपने आप को मुक्त महसूस करेगा। अच्छा, ऐसा आप देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, देखिए यहाँ पे, ही हैज़ रिजाइंड, यानी उसने रिजाइन किया था, उसने त्याग दिया था। अब किसको त्याग दिया था, स्वयं को। रिजाइन मतलब उसने त्याग दिया था, किसको, स्वयं को। टू माई गाइडेंस, इसका मतलब उसने अपने आप को क्या किया था, त्याग, मेरे गाइडेंस से क्या किया था, त्याग दिया था। इसका मतलब त्यागपत्र दे दिया था, मेरे जो गाइडेंस था उससे उसने क्या किया था, उस पर जो है उसने अपने आप को छोड़ दिया था, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ही हैज़ सेट हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को क्या किया था, सेट हिमसेल्फ एज ब्रोकर, यानी उसने स्थापित कर लिया था अपने आप को, उसने अपने आप को स्थापित किया। इसका मतलब हुआ स्थापित करना। तो उसने स्थापित किया था किसको, स्वयं को, अपने आप को, एज ए बुक सेलर, किस रूप में, बुक सेलर के रूप में। ऐसे ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ब आई है इंट्रांजिटिव के रूप में, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। देखिए इसके बाद ये प्रयोग किया जा रहा है, ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ, यानी उसने कोशिश किया था छिपाने की। तो किसको छिपाने की, या क्या छिपाने की, तो स्वयं को छिपाने की, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। ऐसे है। अभी इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने क्या कहा कि भाई या तो आप इसे एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, या इसे एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए, या आप क्या कीजिए, इसके बाद जो सब्जेक्टिव केस है हमारा, प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा दीजिए। तो यहाँ पे बी इंजॉयड द पार्टी। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया हमने कि हमने इंजॉय किया था वह पार्टी, कल वह पार्टी हमने इंजॉय की थी। या हम कह लें यहाँ इंजॉय किया था मतलब क्या है, हमने आनंद पहुँचाया था, कह लें हमने स्वयं को आनंद पहुँचाया था कल, ये हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये वर्ब, या तो आप ये रट लीजिए, ये वर्ब, या हमने जो आपको जो बताया इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पे। और आप ये तभी समझ पाएंगे जब आप सब्जेक्ट पे के स्थान पे नाउन या प्रोनाउन जो है उससे जो वर्ब दिया गया है उसको, उस वर्ब में जो कार्य हो रहा है उस सब्जेक्ट से करा के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा इसको ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है। ऐसे कुछ और वर्ब हैं, ये आप देख सकते हैं। एड्रेस है, प्राइड है। प्राइड मतलब होता है अभिमान करना, गर्व करना। ऐसे ही हमारा प्राइड है मतलब खुद पे गर्व महसूस होना, ये चीज़ हो गया। ऐसे ही ये देखिए, ये रिकांसिल हमारा जो, ये इसको आप रिकांसिल को जो है रिजाइन का सिनोनिम समझ सकते हैं आप, मतलब अपने आप को छोड़ देना किसी चीज़ पे, अपने आप को किसी चीज़ पे त्याग देना। जैसे अभी हमने कहा उसने स्वयं को मेरे गाइडेंस पे छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ऐसे ही रिकांसिल का प्रयोग होगा।
ऐसे अम्यूज का मतलब होता है इंटरटेन करना अपने आप को। ऐसे हो गया अवेंज का मतलब होता है बदला लेना या किसी को पनिश करना, चूँकि भविष्य में उसने पहले पास्ट में पनिश किया था आपको। तो ऐसे रिवेंज जो होता है, रिवेंज का भी यही मतलब है कि प्रतिशोध लेना। अप्लाई मतलब होता है क्या, अप्लाई मतलब हुआ किसी चीज़ के लिए आवेदन करना। एडाप्ट, ये एडाप्ट है यहाँ से। एडाप्ट मतलब होता माहौल के अनुसार ढल जाना या माहौल को क्या करना, माहौल को ढाल, अब मतलब अपने आप को माहौल के अनुसार ढालना, अनुकूल बना लेना। एडजस्ट का भी मतलब है किसी भी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना। ओवर रीच यहाँ पे एक वर्ड है। ओवर रीच का मतलब होता है, ओवर रीच का मतलब है कि पहुँच से दूर हो जाना। इसका मतलब है कि टू फेल बाय ट्राइंग टू अचीव मोर देन इज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल है उससे अधिक प्राप्त करने की कोशिश करने में फेल हो जाना। इसका मतलब ये ओवर रीच का मतलब है। यहाँ पर जैसे ही वाज डिटरमिन्ड, यानी वह डिटरमिन्ड था, हम कह लें। टू अवेंज यानी बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए हम कह लें क्या, किस चीज़ का प्रतिशोध लेने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक नाउन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जो कि एक नाउन के बाद हमारा यही है ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ दो नाउन को जोड़ा गया है। यानी वह डिटरमिन्ड था, वह निश्चिंत मतलब निश्चित था, इस चीज़ पे निश्चित कर लिया था अपने आप को उसने, बदला लेने के लिए या दंडित करने के लिए या हम कहें प्रतिशोध लेने के लिए। किस चीज़ का, अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेने के लिए। तो देखिए इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ही प्राइड हिमसेल्फ, यानी वह क्या करता है यहाँ, वह अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, यानी वह गर्वान्वित करता है किसको, अपने आप को, यानी अपने आप को गर्वान्वित करता है किस चीज़ पर, ऑन हिज स्टाइल, अपने स्टाइल पे। देखिए गर्वान्वित करता है यहाँ पे हम कह लें, गर्व महसूस करता है या गर्व महसूस कराता है, कह लें किसको कराता है, अपने आप को। ऐसे ही एड्रेस हिमसेल्फ, इसने संबोधित किया था, तो किसको संबोधित किया था, स्वयं को संबोधित किया था। टू द चेयरपर्सन, यानी उसने अपने आप के बारे में हम कह लें चेयरपर्सन को बताया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वैसे ये आप किताब में आप देखेंगे तो आपको ऐसे रटना है कि भाई ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस प्रयोग होता है, और इस पर आधारित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको इस आधार पर समझ सकते हैं हमेशा के याद रखने के लिए। तो आज हमने दो प्रोनाउन देखे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। हालांकि इम्फैटिक प्रोनाउन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उससे संबंधित ये वाला जो रूल है हमने बात की, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये वाला रूल तो आसानी से पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस वाले रूल को ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ निश्चित वर्ब हैं जिनके साथ ये बार बार यही क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं 8 प्रोनाउन अपने कंप्लीट कर चुके हैं, 2 प्रोनाउन और बचे हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।